हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वर्ल्ड बिजोलिया यूट्यूब चैनल में। जैसा आपको मालूम है, हम 12वीं भौतिक विज्ञान का पार्ट नंबर 2 गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने फ्लक्स की परिभाषा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, सतत आवेश वितरण और गाउस का नियम, ये 3 टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो है अनंत लंबाई का अगर हमारे पास आवेशित तार है, जिसे कि हम रेखीय आवेश वितरण में लेंगे, रेखीय आवेश वितरण की भांति मान सकते हैं, तो आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये आज हम पढ़ेंगे। इससे पूर्व जो हमने जितने भी टॉपिक है इस पार्ट के, वो कंप्लीट कर लिए हैं और आप निश्चित रूप से उनको बार बार पढ़ते रहें ताकि आगे के टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ सके। देखिए, हमारा जो ये टॉपिक है, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश या आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र जो हमें निकालना है, तो इसके लिए हमें गाउस का नियम और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दोनों जो है काम में लेने होंगे। अब देखिए, मैंने एक ये तार लिया है, ये इस प्रकार से, और इसको अनंत लंबाई का बताना है, तो इसके ऊपर और नीचे के सिरों पर मैंने डैश डैश लिख दिया है। ये अनंत लंबाई का हो गया। अब आप देखते हैं कि प्रैक्टिकली अनंत लंबाई का तार लेना संभव नहीं है, तो हम कैसे मानेंगे कि ये अनंत लंबाई का है। तो देखिए कि इस तार के लंबवत जो ये दूरी है, मान लो यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, तो ये लंबवत दूरी जितनी कम होगी तो हम मानेंगे कि तार ये अनंत लंबाई का ही है। क्योंकि सतत आवेश वितरण में हमने देखा था कि आवेश बिल्कुल पास पास होंगे, और ये दूरी भी जितनी कम होगी, तो इस छोटी सी दूरी की तुलना में ये तार काफी लंबा है, तो हम इसको अनंत मान सकते हैं। चलिए, ये अनंत लंबाई वाला कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। इसको हमने धनात्मक आवेश दिया है, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, अब हम समझने के लिए इस बिंदु को थोड़ा सा r डिस्टेंस पे लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो है ये एक कोई बिंदु P लिया है और यहाँ पर तार पर कोई बिंदु O लिया है। इन दोनों को हमने मिलाया और ये डिस्टेंस हमारे पास हो गई R। ये हमारे पास हो गया है बिंदु P। अब देखिए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र निकालना है और विद्युत क्षेत्र हमारे पास सदिश राशि है, तो इसकी दिशा के साथ साथ हमें परिमाण निकालना होगा। तो सबसे पहले हम दिशा की बात करेंगे, फिर इसका परिमाण निकालेंगे। दिशा निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इस बिंदु O से समान दूरी पर ऊपर और नीचे 2 अल्पांश लंबाई के क्षेत्रफल लेते हैं। अल्पांश लंबाई का ये एक छोटा सा हमने टुकड़ा लिया है, जो कि लंबाई मान लो इसकी dl है, और इसको हमने A1 से लिखा है, इसको A2 से लिख देंगे। और ऊपर वाले भाग में भी हम ये अल्पांश लेंगे इतना सा A2 A1 बिंदु का, और ये dl लंबाई है। अब देखिए, इस छोटे से अल्पांश आवेशित अल्पांश भाग से जो हम विद्युत क्षेत्र की जो दिशा देखेंगे, तो वो लंबवत इस प्रकार से होगी, बिंदु P से इस प्रकार से आगे लंबवत निकलेगी। और यहाँ से भी आप देखेंगे कि ये लंबवत इस प्रकार से जाएगी। अब देखें कि ये हमारे पास जो है दोनों बिंदु जो है A1 और A2, इनके कारण हमने यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करी है। अब इसका मैं एक जो है चित्र वो मेरे नोट्स में बना रखा है, तो आपको वो सिंपल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र की ये जो दिशा बता रहे हैं, ये A1 बिंदु के लिए है, तो इसको हम मान लेते हैं DE1 विद्युत क्षेत्र। पहले बिंदु ये अल्प आवेश के कारण DE1 डायरेक्शन, और ये हमारे लिए हो जाएगी DE2 डायरेक्शन। अब देखिए,
कि यहाँ पर हम DE2 और DE1 दोनों के क्या करेंगे, घटक करेंगे। घटक करने के लिए हम यहाँ पर एक लंब रेखा खींचेंगे, ये इस प्रकार से, और इसको हम बिंदु P को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो DE2 के लिए एक क्षैतिज घटक और ये ऊर्ध्व घटक, और DE1 के लिए एक क्षैतिज और ये ऊर्ध्व घटक। यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बनेगा थीटा, तो यहाँ पर भी थीटा। अब सम्मुख कोणों की वजह से इधर भी हमें थीटा मिलेगा और इधर भी हमें थीटा मिलेगा। अब देखिए घटक जो हमने 11वीं क्लास में घटक करना सीखा है उसके अनुसार कि इन दोनों के बीच थीटा बन रहा है एंगल, तो ये हमारे पास हो गया क्षैतिज घटक, तो उसे हम लिखेंगे DE2 cos थीटा। ये DE1 है, इन दोनों के बीच यहाँ एंगल है, तो इसी तरफ इसका भी क्षैतिज घटक होगा DE1 cos थीटा। अब देखिए लंबवत घटक की बात करते हैं, तो ये हमारे पास लंबवत घटक DE2 का, तो इसे लिखेंगे DE2 sin थीटा, और DE1 के लिए लंबवत घटक ये हमारे पास हो जाएगा DE1 sin थीटा। अब देखिए जो हम डायरेक्शन की जो बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन की, तो उसमें हम देखेंगे कि जो ये ऊर्ध्व घटक या लंबवत घटक है, ये परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है। अब आप देखेंगे कि भाई परिमाण में समान कैसे है, तो देखिए ये जो दूरी है O बिंदु से A बिंदु की, ये हमारे पास L लंबाई पे लिया हमने समान दूरी पर, ऐसे ही इसको भी हम समान दूरी पर लिया है। तो ये लाइन और ये लाइन, ये दूरी बराबर, साथ में ये भी हमारे पास उभयनिष्ठ डिस्टेंस R है, तो जाहिर है कि ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई भी समान होगी। अल्पांश जो हमने लिया वो भी dl बराबर है, तो इसका मतलब जो हमें विद्युत क्षेत्र का परिमाण मिलेगा वो कैसा मिलेगा, A1 बिंदु के लिए और A2 बिंदु के लिए बिल्कुल समान मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि DE1 का परिमाण बराबर है DE2 के, DE1 का परिमाण बराबर है DE2 के। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं कि परिमाण बराबर हो रहा है और दिशाएं विपरीत हो रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो अब हमारी दिशा जो है वो किसके अकॉर्डिंग होगी, इन क्षैतिज घटकों के अकॉर्डिंग। DE1 DE2 cos थीटा ये आपस में जुड़ते जाएंगे। देखिए ये हमने अल्पांश के लिए लिया ना, तो ऐसे छोटे छोटे काफी सारे अल्पांश किए जाएंगे और सबकी दिशा कैसी होती जाएगी, त्रिज्य दिशा में, लंबवत बाहर की ओर। तो दिशा का निर्धारण हो गया हमारे पास कि दिशा किस तरफ रहेगी, कि हमारी दिशा रहेगी लंबवत बाहर की ओर। ये दिशा जो हम लिखेंगे लंबवत बाहर की ओर, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं त्रिज्य दिशा में, त्रिज्य दिशा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक वृत्ताकार भाग जो अगर माने इसके चारों तरफ, तो इस वृत्ताकार भाग में जिधर भी त्रिज्या होगी ना, उस त्रिज्य दिशा में इसकी दिशा होगी। दिशा निकलने के बाद हम इसकी देखेंगे, दिशा निकलने के बाद हम क्या देखना चाहते हैं, परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। विद्युत क्षेत्र का हमें परिमाण देखना है कि कितना विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर है। तो इसके लिए आपको पता है कि हमें गाउस का नियम लगाना है। ये हमारे पास कोई अनंत लंबाई का वायर है, तो हमें क्या गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी, और गाउसीय पृष्ठ के रूप में अगर हम यहाँ पर बेलन लें तो वो सममित भी होगा, और इस पूरे वायर का जो है हम इस प्रकार से भाग जो गाउसीय पृष्ठ में बंद कर सकते हैं, ये ऐसे। अब इस गाउसीय पृष्ठ जो बेलन है इसका जो है हमारे पास कितने भाग हो गए, हमारे पास हो गए 3 भाग। 2 तो ये ढक्कन की तरह वृत्ताकार भाग, और ये है
वक्र पृष्ठ। अब ये बिंदु O है, यहाँ से हमें R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इस वाले वक्र पृष्ठ को मैं S1 से लिख दूं, ये हमारे पास S2 आ जाए और ये हमारे पास S3 आ जाए। देखिए अब इस पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो देखने के लिए हम यहाँ पर एक छोटे से पृष्ठ की कल्पना करते हैं, छोटा सा भाग लेते हैं इसका वक्र पृष्ठ का। तो यहाँ पर अगर आप विद्युत क्षेत्र की दिशा देखना चाहेंगे, ये वायर है हमारे पास, इस वायर के लंबवत, तो ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र। अब बताइए ये जो हमने पृष्ठ लिया है, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है कि जो पृष्ठ हम लेते हैं उसके लंबवत बाहर की ओर, ये पृष्ठ है हमारा, तो इसी के लंबवत बाहर की ओर यानी कि आगे इसी दिशा में हमारे पास जो है पृष्ठ आ जाएगा। तो थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। अब चलिए S2 पर, यहाँ पर भी हम एक छोटा सा भाग लेते हैं इसका अल्पांश। अब यहाँ पर बताइए विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा? तो ये वायर है, वायर से लंबवत दिशा में ये हमारा विद्युत क्षेत्र। अब ये जो हमने छोटा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल की कल्पना करी है, इसकी दिशा कैसी होगी? तो लंबवत बाहर की ओर, तो ये इस प्रकार से लंबवत बाहर की ओर। तो दोनों के बीच में कितना हो गया? थीटा 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये एक छोटे से भाग की हम कल्पना करते हैं, अगर छोटे से भाग का फ्लक्स मिल जाए तो समाकलन करने पर इस पूरे का मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने एक छोटे से भाग की कल्पना करी। विद्युत क्षेत्र तो इसी प्रकार लंबवत होगा और क्षेत्रफल जो है, क्योंकि ढक्कन ऊपर की ओर है तो लंबवत ऊपर की ओर या बाहर। तो यहाँ भी थीटा का मान कितना हुआ? 90 डिग्री। अब देखिए हम जो है फ्लक्स की परिभाषा देख चुके हैं। फ्लक्स की परिभाषा फाई बराबर समाकलन E.ds वेक्टर फॉर्म में। गाउस का नियम भी हम देख चुके हैं, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे आपको समझ में, दोनों की तरफ ये फ्लक्स है तो सेम है ये, तो इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? अब ये जो हमारे पास गाउसीय पृष्ठ है, इसका जो हम क्षेत्रफल देखना चाहें तो क्षेत्रफल को हमने 3 भागों में बांटा है, तो इसको भी हमें 3 बार लिखना होगा। S2 के लिए, फिर S3 के लिए। समझ रहे हैं आप? आगे चलेगा सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए रेखीय आवेश वितरण में भी हम ये चीज देख चुके हैं। रेखीय आवेश वितरण में रेखीय पृष्ठ घनत्व, तो वो लेमडा से बताते हैं अपन। लेमडा बराबर जितना आवेश है और जितनी लंबाई है, ठीक है। यहाँ से आप Q निकालेंगे तो लेमडा L। तो ये जो हमारे पास इस पूरे गाउसीय पृष्ठ में जो आवेश होगा वो तो हम यहाँ से देख सकते हैं, सिग्मा Q एक तरह से लेमडा L के बराबर होगा। यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग पृष्ठ के लिए जब आप इनको ऐसे लिखेंगे, EDS कोस थीटा, EDS कोस थीटा प्लस EDS कोस थीटा, लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर S1 पृष्ठ के लिए थीटा 0 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है। तो ये दोनों भाग तो 0 हो जाएंगे क्योंकि कोस 90 का मान हमारे पास कितना आता है? 0 आता है, ठीक है। और ये वाला भाग बचेगा हमारे पास, समझ रहे हो, वक्र पृष्ठ। तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास फ्लक्स जो है ये इस पृष्ठ से ही पार होगा एक तरह से, है ना, इस वक्र पृष्ठ से। तो इसको हम आगे जब करेंगे तो हम E का मान जो है आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, इससे कुछ भी नहीं है। आगे जब जैसे आप 90 डिग्री वगैरह भरेंगे तो ये 0 डिग्री 0 हमें मिलेगा, केवल ये वाला पृष्ठ जो हमारे पास चलेगा। कोस थीटा कोस 0 डिग्री होते ही ये भी 1 हो जाएगा, तो हमारे पास ये पोर्शन बचेगा। इस पोर्शन में से E को हम बाहर ले लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा केवल DS।
अब ds क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये यहाँ पर हम इसको l लंबाई का मानते हैं, एक तरह से ऊंचाई कितनी हो गई l, तो 2πrh जो वक्र पृष्ठ होता है उसकी जगह हम लिख देंगे 2πrl। तो ये गणितीय रूप में आगे सोल्व किया हुआ, इसको मैंने नोट्स में सोल्व कर रखा है। वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैं आप इसको यहाँ मैथमेटिकली रूप से हल जो है वो मैं कॉपी में समझा देता हूँ। ये पहला जो चित्र है हमारा, इसका भी आपको वर्णन करना है कि हम दिशा किस प्रकार से निकालते हैं। और ये हमारे पास परिमाण निकालने के लिए, विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालने के लिए हमारे पास चित्र बनाना पड़ेगा, जिसके कि गाउसीय पृष्ठ बनेगा और इसके 3 भाग होंगे और इसमें हम मैथमेटिकली काम करेंगे और जो है ई निकालेंगे। तो ये सब नोट्स में है, मैं आपको साथ के साथ समझा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास जो है नोट्स है, हमारा 6ठा वीडियो है। ये टॉपिक मैंने डाल रखा है, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश या आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका जो चित्र है वो मैंने आगे वाले पृष्ठ पर बना रखा है। आपको जो है चित्र इसी पृष्ठ पर बनाना है और इसके इस तरफ है जो ये सारी बातें लिखनी है। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पहले आप टॉपिक डालेंगे वीडियो को पॉज करके, फिर टॉपिक डालने के बाद यह इस तरफ जो है चित्र बनाएंगे। चित्र जो अभी मैंने रफ वर्क में समझाया था और मैंने ये इस तरफ बना भी रखा है। ये अनंत लंबाई का हमने तार लिया है और इससे r दूरी पर कोई बिंदु P लिया है और फिर हमने इनके क्या किए हैं, घटक किए हैं। तो ये चित्र आप वीडियो को पॉज करके बनाएंगे, ठीक है। ये चित्र अगर बन जाए, ये चित्र बनने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले पृष्ठ पर आना है और आपको लिखना है कि एक अपरिमित रेखीय आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। इससे लंबवत दूरी OP बराबर r पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। यदि हम बिंदु O के दोनों ओर समान दूरी L पर दो समान लंबाई के अल्पांश A1 A2 लें तो दोनों अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं DE1 और DE2 के परिमाण समान होंगे, परंतु इनकी दिशाएं A1P व A2P के अनुदिश होगी। इन विद्युत क्षेत्रों को रेखा OP एवं उसके लंबवत दिशा में वियोजित, यानी कि हमें घटक करने हैं इनके। तो लंबवत घटक तो आपको DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा मिलेंगे, जो कि परस्पर निरस्त हो जाएंगे। और OP के अनुदिश जो क्षैतिज घटक होंगे DE1 cos थीटा DE2 cos थीटा, वो परस्पर जुड़ जाएंगे। इस प्रकार संपूर्ण रेखीय आवेश को हम सममित अल्पांश युग्मों में विभक्त कर सकते हैं और प्रत्येक युग्म का परिणामी विद्युत क्षेत्र रेखा OP के अनुदिश, यानी कि ये जो हमारी रेखा O और P दिख रही है ना, इसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा आपको हर बार जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र बिंदु को तार से जोड़ने वाली लंबवत रेखा के अनुदिश होता है। अब देखिए, ये तो हमने दिशा के लिए लिखा है। आप अच्छे से पहले ये चित्र बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर दिशा के बारे में लिखेंगे। ये आपको परीक्षा में याद नहीं रखना है। अगर आपने ये चित्र बना लिया तो इस चित्र को देखते हुए ही आपको नोट करना है कि ये हमारे पास अपरिमित या अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित तार है। इसके बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और इस तार के बिंदु O से समान दूरी पर दो अल्पांश DL लंबाई के A1 और A2 लेना है। इससे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए DE2 और DE1 जो है परिणाम, ये क्या नाम, दिशाएं होगी
और फिर हम क्या करेंगे कि इसका भी घटक और इसका भी घटक निकालेंगे। तो ये सब चीजें आप चित्र को देखते हुए लिखनी है, ठीक है। अब हम मैथमेटिकली ई का परिमाण मैग्नीट्यूड निकालते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है अनंत रेखीय आवेश से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, यानी कि मैंने वेक्टर नहीं लगा रखा, मतलब परिमाण निकाल रहे हैं। तो ये हमारा अपरिमित लंबाई का तार हो गया, ये गाउसीय पृष्ठ बेलनाकार हो गया। इस बेलनाकार भाग के हमने 3 भाग कर दिए, S1, S2 और S3। S1 पर जो है एक छोटे से भाग की हम कल्पना करें तो यहाँ पर थीटा का मान आप देख रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में है तो थीटा हमारा 0 डिग्री। यहाँ पर दूसरे वाले भाग में देखेंगे कि ये परस्पर लंबवत है तो यहाँ पर थीटा का मान कितना 90 डिग्री। यहाँ भी ये दोनों परस्पर लंबवत है तो थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। देखिए गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, ये जो है हमने पृष्ठ रेखीय आवेश वितरण वाला जो भाग है रेखीय आवेश घनत्व उससे लिखा है, क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर Q/L होता है। तो यहाँ से आवेश आप निकालेंगे तो लेमडा L मिलेगा। गाउस के नियम से जो हमारे पास यहाँ पर 3 पृष्ठ है गाउसीय पृष्ठ के, उनसे कुल निर्गत फ्लक्स जो अगर हमें देखना है तो हमें 2 सूत्र लिखने पड़ेंगे। एक तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से जो आ रहा है, एक गाउस के नियम से जो आ रहा है, दोनों को हम साथ में लेंगे। तो ये आप देखिए कि इधर हमारे पास वेक्टर E.ds चल रहा है और इधर हमारे पास सिग्मा Q का मान हमने लेमडा L समीकरण 1 से लिखा है, तो लेमडा L/ε0। अब ये जो हमारे पास क्षेत्रफल है 3 भागों में विभाजित है, तीनों पृष्ठों का हम अलग अलग कर लेंगे। समझ में आ रहा आपको? तो वीडियो को पॉज करेंगे और इस वाले जो पेज को आप नोट करेंगे, दिख रहा होगा स्पष्ट, इसे आप नोट कर ले यहां तक, ठीक है। जैसे आप इसको नोट करेंगे तो आगे हम गणितीय या मैथमेटिकल वर्क करते हैं कि हमारे पास 3 पृष्ठ है, तीनों पृष्ठों में थीटा का मान भी हम निकाल चुके हैं। 2 के लिए 90 डिग्री और 1 के लिए 0 डिग्री हमें मिलता है। वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। फिर आपको ये मालूम है ही सही, 0 का मान 1 होता है, 90 का मान 0 होता है। तो इन दोनों भागों में 0 0 आ जाएगा और यहाँ पर ये एक भाग जो है cos 0 वो हमें 1 मिलेगा। अब देखिए ये और ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में ये भाग है, इसमें से हमने E को बाहर ले लिया कांस्टेंट को। ये हमारे पास वक्र पृष्ठ है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ है उसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2πr/h। h को यहाँ पर लंबाई से हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो 2πrl हमें मिल जाएगा। l से l कैंसिल, तो E का जो है मान हमें ये मिल रहा, देखिए हमें V चाहिए। अब देखिए नीचे 2πr है, अगर हम इसको जो है 2πε0 को 4πε0 बना दें तो ये k बन जाएगा। तो ऐसा बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो देखिए लेमडा के साथ 2 आ जाएगा गुणा में और यहाँ पर 4πε0 हो जाएगा जो कि k हमें प्रदान करेगा। तो जो है परिमाण जो हमारे लिए आवेशित अनंत लंबाई के तार के लिए आ रहा है 2k λ/r। इसको सदिश रूप में आप लिखेंगे तो ये एकांक सदिश आपको दिशा के लिए बताना पड़ेगा और ये इसका परिमाण हो जाएगा। इस वाले सूत्र से या संबंध से आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो है विद्युत क्षेत्र है वो तार से जो लंबवत दूरी हम लेते हैं उस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती और रेखीय आवेश घनत्व, तार पर जो आवेश कितने नजदीक है आवेश घनत्व, तो उसके समानुपाती, ठीक है ना। इन दोनों का हम आगे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये ग्राफ जो है मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, 2 ग्राफ दे रखे हैं आपको।
कभी कभी एक नंबर में परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का हम आलेख खींचे। पहला आलेख हमने खींचा है विद्युत क्षेत्र और उस जो हमने आवेशित तार लिया है अनंत लंबाई का, उससे लंबवत दूरी r जो है इन दोनों के बीच, जैसा हमने अभी सूत्र में देखा था कि व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो इस प्रकार का ग्राफ हमें मिलेगा। अब आप रेखीय आवेश घनत्व में देखेंगे ई और रेखीय आवेश घनत्व में, तो जैसा कि हमें मालूम है समानुपाती संबंध है, तो जब आप लेमडा बढ़ाएंगे तो ई भी अपने आप बढ़ेगा। तो ये दो ग्राफ भी है। देखिए, आप इसको वीडियो को अच्छे से समझने के लिए पहले एक बार देखिए, फिर पॉज करके अपनी नोटबुक में लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।